नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के 13 जनपदों में चल रहा है ड्राई रन। 130 चिकित्सा इकाइयों पर किया जा रहा है पूर्वाभ्यास। तो निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया है तैनात। वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक रखा जा रहा है ऑब्जर्वेशन में। देहरादून में 6 सरकारी और 5 निजी अस्पतालों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास जारी है। तो जिन लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, जिन लोगों को ये ड्राई रन के तहत जो वैक्सीन लगाने के बाद से 30 मिनट तक के लिए उनको निगरानी में रखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा रहा है। देहरादून में 6 सरकारी और 5 ऐसे प्राइवेट बताए जा रहे हैं जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। तो 130 चिकित्सा इकाइयों पर पूर्व अभ्यास किया जा रहा है। निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी जो है वहां पर लोगों की निगरानी कर रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद 30 मिनट तक के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। देहरादून में 6 सरकारी और 5 निजी अस्पतालों में टीकाकरण का काम चल रहा है। उत्तराखंड के 13 जनपदों में चल रहा है ड्राई रन। तो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। 130 चिकित्सा इकाइयों पर किया जा रहा है पूर्वाभ्यास। आज हम पूरे स्टेट में ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने अलग अलग साइट्स वगैरह स्पेसिफाई करी है, जिसको हम सेशन साइट्स के नाम से जान रहे हैं। और हर सेशन साइट पे हम लोग करीब 25 के आसपास बेनिफिशियरी बुलाएंगे। फिलहाल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ही बेनिफिशियरी होंगे। तो फर्स्ट जो ड्राई रन है उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। तो जो हमारा साइट्स हैं वहाँ तक हमारी वैक्सीनेशन सकुशल पहुँच जाए। सेकेंड आता है हमारा वहाँ पर साइट पे जो व्यवस्थाएं होनी है, जो हमें डेवलपमेंट अपना करना है, तो साइट पे सारे डेवलपमेंट्स हमारे रहें। जो हमारे 2 या 3 रूम हमें वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पूरी तैयारी हमारी हो। साथ ही साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स 1 to 4 हैं, वो समय साइट पे पहुँच जाएँ। चौथा हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हमारा जो आईटी सिस्टम है, जो कोविन पोर्टल हमने डेवलप करा है, वो हमारा पूरा ठीक से चले। साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो एक सामान्य ढंग से चले। उसके बाद हमारा जो EAFI का प्रोसेस है, जिसमें एडवर्स कोई इवेंट अगर फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। तो ओवरऑल ये इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीनेशन की तैयारी है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार की, यदि हमें लगता है कि अपने सिस्टम्स को और बेटर हम लोग कर सकते हैं, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि वैक्सीनेशन में आगे किस प्रकार के चैलेंजेस हमें आने हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से ऐसे देहरादून में हुआ था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हुआ है। आज हम पूरे तो देहरादून में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। 130 ऐसे चिकित्सा बताए जा रहे हैं चिकित्सा संस्थानों में जहां पर ड्राई रन इस वक्त जारी है। चिकित्सा इकाइयों पर पूर्व अभ्यास किया जा रहा है। देहरादून में 6 सरकारी और 5 निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान जारी है। उत्तराखंड के 13 जनपदों में ड्राई रन अब भी चल रहा है। 130 चिकित्सा इकाइयों पर पूर्व अभ्यास किया जा रहा है। पूर्व अभ्यास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर ड्राई रन के तहत सब कुछ ठीक रहा, ये ड्राई रन अगर सफल साबित हुआ तो जल्द ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि भारत को पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन प्राप्त हो चुका है और टीकाकरण जल्द ही आम लोगों के बीच में किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी 3 हिस्सों में बांटा गया है कि कैसे और किन लोगों को ये वैक्सीन लगना है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा, दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा और तीसरे चरण में आम जनता को। तो इस तरीके से 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके तहत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तराखंड में 13 जनपदों में ड्राई रन चल रहा है कोरोना वैक्सीन का। 130 चिकित्सा इकाइयां ऐसी बताई जा रही है जहां पर पूरा अभ्यास किया जा रहा है। निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। तो वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। देहरादून में 6 सरकारी और 5 निजी अस्पताल ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास जारी है। 13 जनपदों में चल रहा है ड्राई रन। उत्तराखंड के 13 ऐसे जनपद बताए जा रहे हैं जहां पर ड्राई रन चल रहा है कोरोना वैक्सीन का। तो वहीं 130 चिकित्सा इकाइयों पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लाइव जुड़े हुए हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देहरादून में भी अब इस तरीके से कोरोना का ड्राई रन जारी है और ऐसे में जिन लोगों को टीकाकरण का ये पूर्व अभ्यास जब करवाया जा रहा है तो उन लोगों को पहले 30 मिनट तक के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तो क्या अब तक जिन लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया उनमें किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट क्या देखने को मिला है?
देखिए कोमल, जैसा हम कह रहे हैं कि ये ड्राई रन है, एक अभ्यास है, और चूंकि कोरोना वैक्सीन आने की तैयारी हो रही है, लगाने की तैयारी हो रही है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही, तो लिहाजा उसके लिए पूरा अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल है। जैसे कि लगातार हम खबरों में बता रहे हैं, और जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरीके से जिनको वैक्सीन लगी है और वैक्सीन लगने के बाद उनको में कोई रिएक्शन तो नहीं है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल के तहत आधा घंटे उनको वहीं ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो लिहाजा जो अभी क्योंकि ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में अलग अलग जगहों पे कुछ लोगों को एक एक दो दो केस ऐसे भी रखे जा रहे हैं जिनको वो रिएक्शन की शिकायत कर रहे हैं, और उनको फिर हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो आज के ड्राई रन में भी देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनको रिएक्शन, और रिएक्शन में कुछ इस तरीके का रिएक्शन जो जैसे उनको चक्कर आना या जी मचलाना, इस तरीके की कुछ शिकायतें हैं। तो ये संभावना भी चूंकि हो सकती है कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, तो उन सारे पहलुओं पर ड्राई रन है, क्योंकि ये कोई रियलिटी नहीं है, केवल एक अभ्यास है कि अगर किसी को रिएक्शन किसी तरीके का होता है तो फिर उसके बाद उसको क्या किस तरीके से हायर सेंटर वैसे रेफर किया फहीम जाएगा, उसको जी, लेकर के जाया जाएगा। तो ये तमाम अभ्यास किए जा रहे हैं जी। फहीम, क्या जो जिन लोगों को टीकाकरण का ये जो पूर्व अभ्यास करवाया जा रहा है जिनके ऊपर, तो क्या उन लोगों को किसी तरीके की हिदायत दी जा रही है वैक्सीन लगवाने के पहले, या फिर इनकी जो सूची तैयार की जा रही है कि किन किन लोगों को इस अभ्यास के तहत वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो एक किन बातों को लेकर के सूची को तैयार किया गया है? देखिए इसमें जो अभी तक अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो इसमें तकरीबन 94,000 यानी 1 लाख के करीब हम मान सकते हैं कि जो पहले चरण में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं चाहे स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको कोरोना की वैक्सीन दी जानी है। तो अभी ट्रायल में भी उन्हीं को शामिल किया जा रहा है, और उनका पूरा डेटा स्वास्थ्य विभाग इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रायल के लिए भी जो जिनको लगाया जा रहा है उनका पहले ले लिया जा रहा है, फिर उनको एक दिन पहले, यानी जैसे आज ड्राई रन हो रहा है तो उनको कल शाम ही सूचित कर दिया गया था मैसेज भेज करके कि आपको वैक्सीन लगनी है, और चूंकि आपने आवेदन किया, तो वो जो प्रक्रिया है, यानी जिनको वैक्सीनेशन होना है वो पहले आवेदन करेंगे, अपना पूरा डेटा फिल करेंगे ऑनलाइन, और फिर डेटा के हिसाब से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको किस दिन आना है। तो लिहाजा ये सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और उस प्रक्रिया के तहत ही आगे जब वैक्सीन आएगी तब ये होना है। लेकिन इस अभ्यास का, जैसे हमने पिछले दिनों भी देखा, पिछले शनिवार को जब अभ्यास हुआ था, तो उस समय भी मुख्य तौर पर इसमें यही बातें थी कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन होनी है, एक तो डेटा सबका रहे मुहैया, दूसरा ये कि जिनको वैक्सीनेशन होनी है पहले चरण में, उस की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ठीक से अमल में लाया जाए। तो अगर हम इसका थोड़ा सा इस रूप में देख लें कोमल, की जो पिछले दिनों शनिवार को जब पहला ड्राई रन हुआ था और आज के ड्राई रन में एक थोड़ा सा फर्क ये देखने को मिला है, बेहतरी के तौर पर इसको कहें या सुधार के तौर पर इसको कहें, कि पिछले दिनों एक थोड़ा सा हौच पौच की स्थिति थी, पहली दिन स्थिति थी, यानी भीड़ भाड़ ज्यादा और अनावश्यक लोग भी पहुंच जा रहे थे। जो स्टाफ के लोग थे, या जो ब्लॉक बनाए गए हैं, जो जिस क्षेत्र में जो जैसे हॉस्पिटल का जो हिस्सा कोरोना वैक्सीन के लिए रिजर्व किया गया है, वहां पर दूसरे स्टाफ के लोग भी पहुंच जा रहे थे, तो वो उसको इस बार बंद किया गया है। यानी सिर्फ जो कोरोना से जुड़े लोग हैं वो, चाहे वैक्सीनेशन कराने आएंगे, जो तय निर्धारित किए गए हैं वो, और जो ड्यूटी का स्टाफ है वही रहेगा उस हिस्से में, अस्पताल के जिस हिस्से में वैक्सीनेशन होगा। ये बहुत जरूरी है कि भीड़ भाड़ वहां ना हो। तो लिहाजा ये जो बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कमियां नजर आ रही हैं, उस तरह की चीजें हैं। और जैसा स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि एक अभ्यास, और अभ्यास पुख्ते तौर पर हो, जब कोरोना वैक्सीनेशन का समय आए तब उस समय कोई चूक ना हो, कोई वहीं आपने लापरवाही ना कहा हो। कि ये लोग इसका एक बड़ा ऑनलाइन उद्देश्य है। आवेदन कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए इस अभ्यास के तहत, तो क्या जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं, क्या उन सभी को इस श्रेणी में शामिल कर लिया जा रहा है, या फिर पहले डॉक्टर्स खुद उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस अभ्यास के लिए भी वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं है? नहीं, देखिए अभी किया जा रहा है, तो वो अभ्यास के लिए फिट और अनफिट का इसमें अभी सवाल नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी मेडिकल स्टाफ है उन सभी को कोरोना वैक्सीन पहले चरण में लगनी है। तो अभी इतना जरूर हो रहा है कि जिस अस्पताल में ये कोरोना का वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है, उसके स्टाफ को चुना जा रहा है। उसमें वो पिक एंड चूज के हिसाब से कर रहे हैं। उसमें कोई इतना जरूर है कि कोई बीमार व्यक्ति उसमें नहीं है, किसी भी और दूसरी तरीके की बीमारी उसको नहीं है, लेकिन सामान्य कोई भी व्यक्ति वो पिक एंड चूज के हिसाब से उनको कर रहे हैं। मुख्य उसका उद्देश्य यही है कि जो अभ्यास है वो सफल हो, और उसमें कमियां अगर कहीं आती हैं, जो प्लानिंग से हो रहा है, क्योंकि प्लान इसका तैयार किया जा रहा है कि, और उस प्लान में अगर कोई कमी रहती है अभ्यास के दौरान, तो फिर उसमें सुधार किया जा सके।
ताकि कोई भी गलती उस समय ना हो जब कोरोना की वैक्सीनेशन का सही समय हो, रियलिटी में हो, क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल है और बहुत माइनस में इसका टेम्परेचर रहना है, -70 तक टेम्परेचर में रहना है कोरोना वैक्सीन को, तो उसको उसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो सकें, ये महत्वपूर्ण इसका एक उद्देश्य है। ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देवभूमि में दल बदलू के भरोसे कांग्रेस नजर आ रही है। देवभूमि में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरीके से तैयारियां यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कमर कस ली है 2022 के चुनाव के लिए। अब दल बदलू के भरोसे विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के फिराक में यहाँ नजर आ रही है जो लोग पहले ही पार्टी छोड़ के जाने का फैसला ले चुके थे। तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने का प्रयास कर रही है। तो देवभूमि में दल बदलू के भरोसे कांग्रेस बैठी हुई है। देवभूमि में 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर तो कस ली है, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जो दल बदलू नेता है उन्हें शामिल करके अपनी पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से वो न्योता दे रहे हैं कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो पार्टी का वो हिस्सा एक बार फिर से बन सकता है। सिर्फ शर्त इतनी रखी गई है कि किसी पर भी भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है, अगर भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है तो पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का मुकदमा अगर किसी नेता पर दर्ज नहीं होता तो उन्हें ले लिया जाएगा, पार्टी में अपने खेमे में शामिल कर लिया जाएगा। और कांग्रेस इस बार यहाँ पर यह भी कह रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो किसानों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। और साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया। पार्टी से बाहर गया कोई नेता चुनाव में उपयोगी साबित हो सकता है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो तो उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के देवेंद्र यादव, जिनका ये बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिला है। देवभूमि में 2022 के चुनाव को लेकर के लगातार कांग्रेस अपनी पैंठ जमाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जिन मुद्दों को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा डटी रहती है और कहती हैं कि हमारा मुद्दा यही रहने वाला। तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तैयार है आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में, जैसे मैंने कहा, हमारी एक मुख्य विपक्षी भूमिका का निर्वहन हमारे बूथ से लेकर हमारे स्टेट के लीडरशिप बड़ी मजबूती के साथ उसको कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में हम इसको और मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए हम अपने मुख्य विपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि मैंने बात की जाएगी, हमने कहा कि दरवाजे खुले हैं। हमने कहा कि जो एक व्यक्ति है जिसका पृष्ठभूमि अच्छी है, जिसकी छवि अच्छी है, चाहे उसमें कोई भी हो सकता है, उसका अगर घर वापसी करना चाहता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। हरक सिंह रावत लोग हैं जिन्होंने सरकार गिराई आपकी, पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी ने स्पष्ट कह रखा है जिन्होंने सरकार गिराई, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ऐसे लोगों को पार्टी वापस नहीं लेगी। मैंने स्पष्ट कहा जिसकी पृष्ठभूमि ठीक है उसके बारे में विचार किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में फैसला लेता है, उसके पश्चात ही कोई फैसला लिया जाएगा। कार्यकर्ता तो अभी आपने बयान सुना कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है और बागी नेता जो है अगर वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आरपी रतूड़ी प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर।
और सुरेश जोशी जी नेता है बीजेपी के, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र आनंद जो नेता है आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रविंद्र आनंद जी आपसे रहेगा कि इससे पहले जब 2022 के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोकने का काम किया गया था, तब तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाएगी, उत्तराखंड में अपनी बैठ नहीं जमा पाएगी। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारे नेताओं पर अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं बनते हैं तो फिर उन्हें दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। एक बार जब अगर कोई नेता बागी बन जाता है तो किस भरोसे से कांग्रेस उन लोगों को वापस लाने का काम कर रही है? हाँ सुरभि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ सुरभि जी, देखिए एक बात यहाँ पर जो देवेंद्र यादव जी का जो स्टेटमेंट आया उससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये लगने लगा है कि वो दौड़ में नहीं है और उसको लगता है कि जो उसके बागी विधायक जो भाजपा में चले गए, जिन्होंने कांग्रेस को डुबोने का काम किया, कांग्रेस को जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार थे उनको खोलने का काम किया, अब उनको पुनः वापस लाकर कुछ 5-7 सीटें बचाई जा सके। इससे ये क्लियर होता है कि कांग्रेस को ये अब लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी के आ जाने से वो लड़ाई में कहीं नहीं है और पुराने नेताओं के बदले, दल बदलू नेताओं के बदले 5-7 सीटें कहीं से बटोर ली जाए। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात जो विरोधाभास है वो ये देखने को मिल रहा है कि हरीश रावत जी बार बार बागी नेताओं को लेने से मना कर रहे हैं, जबकि उस पर इंदिरा हृदयेश या प्रीतम सिंह जी नरमी बनाए हुए हैं और अब देवेंद्र यादव जी ने साफ कर दिया है कि उनको वापस लिया जाएगा। इससे एक बात और पोल खुलती है कांग्रेस की कि कांग्रेस में अब कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके दम पर 2022 में चुनाव लड़ा जा सके। ये केंद्रीय नेतृत्व को समझ आने लगा है। अब चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टियों में सेंध लगा करके उन नेताओं को लाना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास लौटूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पे आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो आरपी जी, सबसे पहला जो सवाल मेरा है वो मैं आपसे इसी का जवाब चाहूंगी कि जब कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो दल बदलू अगर जो नेता है वो वापस अगर आना भी चाहे पार्टी में तो उन्हें शामिल किया जाएगा और शर्त सिर्फ इतनी रखी गई कि भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए उन पर, तो क्या अगर किसी और आपराधिक मुकदमा उन पर दर्ज होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उन पर पाया जाता है, तब भी आप पार्टी में शामिल कर लेंगे उन लोगों को? देखिए, हमारे प्रभारी साहब स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन पर आपराधिक मुकदमे होंगे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको घर वापसी नहीं होगी। लेकिन नहीं रतूड़ी जी वो बयान में सुनवाया है हमने, उस बयान में साफ तौर पर यहाँ पर देवेंद्र यादव ने ये कहा है कि अगर भ्रष्टाचार के कोई मुकदमे नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें पार्टी में वापस लिया जाएगा। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे प्रभारी साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे, आपराधिक भूमिका के होंगे या उन पर आपराधिक कोई सिद्ध हो गया हो, ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। अन्यथा राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। राजनीति में आना और ये जाना, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। आज तो उत्तराखंड में कांग्रेस की मुख्यमंत्री, बीजेपी का कैबिनेट तो पूरी कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस युक्त हुई और कांग्रेस मुक्त हुई है। भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो चुकी है। आप चाहे कहीं भी देखें, गोवा में देखें। आरपी जी, सवाल मैं अभी फिलहाल बीजेपी से नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। आप मेरे सवालों का उत्तर दीजिए कि देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार के मुकदमे नहीं होने पर पार्टी में शामिल करने की बात की है। मेरा सवाल ये था कि क्या अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है, उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड का जिक्र नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार के मुकदमे कहा है उन्होंने। नहीं, भ्रष्टाचार और क्रिमिनल रिकॉर्ड एक आपराधिक, मैंने तो पहले स्पष्ट कर दिया, आपराधिक भी वही होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना आरपी जी, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। आपके जो प्रदेश प्रभारी है उनका बयान भी हमने दर्शकों को सुनवाया। खैर मैं आपके पास लौटूंगी। सुरेश जोशी जी हमारे साथ बीजेपी नेता बने हुए हैं। सुरेश जी,
अभी जिस तरीके से आरपी जी ने कहा कि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाएगा, कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, तो इस बात में और ये जिस तरीके से अभी ये बयान सामने आया कि जो दल बदलू नेता जो पहले से बागी हो चुके हैं कांग्रेस से, वो उन्हें वापस लाने का कांग्रेस पार्टी में काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मेरी समझ में अभी नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रभारी जी का भी आपने बयान सुनवाया, लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी टीवी पर आकर के बयान दे रहे हैं। जब 2017 में उत्तराखंड के अंदर एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के बहुत सीनियर लोगों ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर अपनी उस आइडियोलॉजी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद वो चुनाव लड़े और जनता ने उनको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मान करके वोट दिया, और सारे लोग विजयश्री हो गए। तो अब वो बात तो वहीं पर खत्म होगी कि जब वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। नंबर 1, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गद्दार हैं और ये जो है कि इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा है, और बड़े बड़े भद्दे शब्दों का उसमें प्रयोग किया। अगर उस समय की बाइट्स और उस समय के मीडिया को आप देखेंगे, सब कुछ आज भी जिंदा मिल जाएगा। अब जो आज परिस्थितियां प्रदेश में बनी हैं, तो कांग्रेस के अंदर इतनी अभी भी हताशा है, इतना निराशा है, और मतलब मैं बीजेपी से डरी हुई कांग्रेस है नहीं कहूंगा, उत्तराखंड की जनता से कांग्रेस इस तरह से डरी हुई है, और उसके कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं जो है कि एकजुट होने की स्थिति में नहीं है। अभी भी स्थितियां ये है कि भाई सारे कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को लग रहा है कि भाई अभी आगे सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत जो कांग्रेस के अंदर की पुनः भगदड़ होने वाली है, या चुनाव से पहले कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर होने वाला है, उसको रोकने के लिए चाहे आदरणीय इंदिरा हृदय जी, अपने आदरणीय हरीश रावत या उनके आदरणीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सभी लोग जो है आज इस तरह की बयानबाजी करके अपने घर की भगदड़ को रोकना, अपने घर की जो उनकी निराशा है, हताशा है, जो कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम डरा और समझा हुआ है, संभला हुआ है एक राजनीति को वर्तमान देख करके, उसको बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह से तरह की बयानबाजी कर रही है। ठीक है, वैसे सुरेश जी देवेंद्र यादव की तरफ से ये भी कहा गया है जी, सुनिए, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार उत्तराखंड में इस वक्त चल रही है, तो वो गरीब और असहायों की मदद नहीं करके चंद चहेते लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं थोड़ा सा पहला सेंटेंस पूरा कर दूं। देवेंद्र यादव जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जिन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा होगा, उनको हम अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं कराएंगे। लेकिन मैं अभी भ्रष्टाचार साबित हो गया तो नहीं कहता, लेकिन उनके जो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उन पर खुद ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधी जांच चलती है। तो ये बड़ा प्रश्न है। अब दूसरा जो आपने कहा कि देवेंद्र यादव जी ने ये बयान दिया है कि गरीबों की सहायता नहीं हो रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ देवेंद्र जी से, 70 वर्षों के अंदर आपने किसी प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना जो हमने चलाई है अभी, सभी गरीब और सभी असहाय और सभी बीपीएल श्रेणी के लोगों को उस पर कवरेज करके स्वास्थ्य की सेवा देने का हमने काम किया है। अभी सरकार ने 1 रुपया लेकर के मात्र पानी का कनेक्शन देने का काम किया है। सरकार ने अभी जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कोविड आया, नवंबर तक का पूरा राशन जो है कि हर परिवार को देने का काम सरकार ने किया है। किसानों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने का काम सरकार ने किया है। उज्ज्वला के तहत गैस फ्री देने का काम सरकार ने किया है। क्या कांग्रेस के आदरणीय प्रभारी? ठीक है सुरेश जी, इस पर मैं आरपी जी का जवाब भी जानना चाहूंगी। आरपी जी, अभी तक आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के नहीं, आधिकारिक तौर पर ये जिस तरीके से अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाती है तो उन नेताओं को भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात आपके तरफ से कही गई, देवेंद्र यादव की तरफ से नहीं। वो बयान हमने दर्शकों को सुनवाया। वहीं आपने त्रिवेंद्र रावत के ऊपर भी निशाना साधा और देवेंद्र यादव ने यह साफ कहा है कि असहाय लोगों की मदद नहीं करते, गरीबों की मदद नहीं करते, चुनिंदा कुछ चहीते लोग हैं त्रिवेंद्र रावत के, वो उनके लिए हमेशा तैनात रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो किस तरीके के चुनिंदा लोगों की बात कर रहे हैं आप? कौन है चहीते लोग?
देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि त्रिवेंद्र रावत जी हूँ, ये केवल काम कर रहे हैं कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए। तो मैं नाम जानना चाहूंगी आपसे आरपी जी, नाम जानना चाहूंगी। अरे आप समझदार हैं, आप जानती हैं कि शराब माफियाओं के हितों में नहीं सर, नहीं, आप मुझे बस नाम बता दीजिए ना कि कौन है वो चहिता लोग जिनकी मदद कर रहे हैं। जो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ये उनकी मदद कर रहे हैं। वो कौन है वो सर्वविदित है, उसमें नाम की बात क्या होती है। जो शराब के व्यापारी हैं वो कौन है, जो खनन के माफिया हैं वो कौन है, जो भू माफिया हैं वो कौन है, किनके दबाव में प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है। जहां एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि धीरे धीरे शराब बंद करेंगे, वहां मोबाइल वैन से आप गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। आप ऋषिकेश के पास जो हमारा धार्मिक स्थल है वहां तक शराब की दुकान खोल रहे हैं। तो आरपी जी, बात तो वहीं के वहीं रह गई, ढाक के 3 बात वाली बात हुई ना, क्योंकि अगर कांग्रेस 70 सालों से एक ही बात को लेकर के, एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने के प्रयास कर रही है, अगर बार बार ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के अगर वो चुनाव लड़ेगी तो नया क्या है कांग्रेस के पास? नया सब कुछ है। जो इन्होंने डबल इंजन की बात की थी, तो जरा बताएं कि डबल इंजन कहाँ कामयाब हुआ, किस महिलाओं की सुरक्षा की कहीं पर कोई। ठीक है सुरेश जी, आरपी जी और रविंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन कहीं कुछ नहीं निकला। लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन किसी का भी जवाब सही तरीके से हमें मिला नहीं। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।